दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं जिस तरह से देश की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आ गया। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें कुछ 15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, जिस तरह की राजनीति को होती थी एक देश के अंदर, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जो सम्मान उसमें बना रहता था। तमाम विरोध होते थे, तमाम अंतर्विरोध होते थे। पार्लियामेंट कई-कई दिनों तक नहीं चलती थी। इतनी मतलब आपस में अंतर्विरोध किसी मुद्दे पर होते थे पार्लियामेंट के अंदर, खूब देखा आप सभी ने। लेकिन कभी भी मतलब द्वेष की भावना, घृणा की भावना अपने विपक्ष के प्रति या अपने से असहमत विचारों के प्रति कभी घृणा की भावना राजनेताओं में नहीं दिखाई दी। लेकिन पिछले कुछ हालिया वर्षों की अगर हम बात करें, जिस तरह से विपक्ष को या अपने से असहमत विचार को एकदम दुश्मन माना जा रहा है, एक तरह से ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि वह देश के खिलाफ हैं। तमाम बातें उनके खिलाफ कही जा रही हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या तमाम दूसरे कोई संचार के माध्यम हो। तो ऐसे कहा जा लग रहा है कि अपने से असहमत विचार कोई सुनना नहीं चाहता है और लगातार उसको अपमानित करने की जो ट्रेंड बन गया है, विकसित होता जा रहा है, ये देश की राजनीति को और समाज को कितना प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ आज हमारी चर्चा में शामिल है। उनका परिचय हम आपसे भी करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्थवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर शिक्षाविद हैं और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि बड़ी ख्याति है उनकी, तमाम तरह के वह विषयों को सार्वभौमिकता के साथ उसका विश्लेषण करते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संवाद इंडिया के मंच पर आपका। धन्यवाद प्रशांत जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि वर्तमान का ट्रेंड देखें, वर्तमान की जो एक सियासत जिस तरह से होती जा रही है, और अगर हम बात करें पूर्व वर्षों की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक आपस में एक मान-सम्मान पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा रहा है। चाहे कितने भी मुद्दों पर तमाम अंतर्विरोध उनके बीच हों, तमाम आप उनकी असहमति रही हो, लेकिन कभी घृणा का वातावरण हमने राजनीति के उसमें पटल पर नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से वर्तमान युग चल रहा है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि पक्ष अपनी जगह है और विपक्ष अपनी जगह, और तमाम दोनों पक्ष एक-दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखने लगे। तमाम घृणा की बातें लगातार और अपमानित करने की बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में रहती हैं। और उसका सोशल मीडिया प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि दोनों पक्षों के समर्थक अपने-अपने हिसाब से अपने विरोधी पक्ष को देशद्रोही तक की संज्ञा देने लगे हैं, उसमें कोई गुरेज़ नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको, वर्तमान जो दौर चल रहा है राजनीति का, इसकी दिशा और दशा और कितनी आने वाले समय में क्या और उसका पतन होगा, या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश आप देख पाते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। जो विषय आज आपने चर्चा के लिए चुना है वो बहुत ही समसामयिक है और इस पर जरूर बातें की जानी चाहिए। प्रशांत जी, अगर हम इसके पीछे के कारणों की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के शक्ति केंद्रों जैसे विभिन्न संस्थाओं, संगठनों एवं राजनीतिक दलों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। चाहे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हों, बहुत सारे सांस्कृतिक संगठन हो, राजनीतिक दल हों, ये सब इसके पीछे हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो संरचनाएं समाज में है उसमें विभिन्न विचारों, विभिन्न प्रकार के शोध एवं ज्ञान के जो रूप हैं उनको सहन नहीं करना चाहते। अपने से भिन्न जो भी विचार है या जो भी शोध है या जो भी ज्ञान है दूसरों के पास, उसको सहज रूप से स्वीकार करने की जो क्षमता है वो समाज में कम होती जा रही है। इसलिए समाज में अलग से मत रखने वालों के प्रति लोग अपनी आवाज़ ऊंची करके अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और इससे एक तरीके से जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उस पर अंकुश लगा करके दूसरे को डराने का प्रयास इस तरह की संस्थाओं या इस तरह के लोगों द्वारा किया जाता है। दरअसल यदि हम देखें तो एक यह रूढ़िवादी चेतना का अधिनायकवादी या हिंसक या कहें कि हिंसा का समर्थक स्वरूप वो विकसित हो रहा है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इनटॉलरेंस या असहिष्णुता भी कह सकते हैं। इसमें हमारा जो मीडिया है या हमारे जो नेता है, इनकी जो प्रकृति है वो ये इस प्रकार की है कि वो
क्रिया की ओर से अपनी आंख मूंद लेते हैं, केवल प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। जो उनके दल के नेता या उसके संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने क्या क्रिया की, उन्होंने क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया दूसरे दल के नेताओं के लिए या दूसरे संगठन के नेताओं के लिए, उस पर वो विचार नहीं करते। उस पर उसकी जो प्रतिक्रिया है, उस क्रिया की प्रतिक्रिया, उस पर वो ध्यान देते हैं। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे। होना ये चाहिए कि यदि कोई इस तरह का एलिमेंट है किसी भी दल में, अक्रॉस द पार्टी लाइंस किसी भी दल में इस तरह के लोग हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसको उसे फटकार लगानी चाहिए, उसके पनिश किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मीडिया को उसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में भी जो लोग हैं उन्हें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ना तो समाज में लोग आजकल उसको इग्नोर करते हैं, उसमें बहुत तरह की रील आजकल बनाने शुरू कर देते हैं। दूसरा, मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे पूरे दिन दिखाता है। राजनीतिक दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसे कुछ पनिश करने के बजाय बल्कि उसको पुरस्कृत करता है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति समाज में विकसित हो रही है, ये बहुत गलत है अपने किसी भी सभ्य समाज के लिए। यदि प्रशांत जी हम बात करें भारतीय समाज की, तो वाद विवाद और संवाद की परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और ये समझिए कि भारतीय संस्कृति की आत्मा में ये रची बसी है, आपस में संवाद करना, वाद विवाद करना। यहाँ यदि हम बात करें अपने इतिहास से, तो यहाँ मंदिर के चबूतरों पर चारवाक ने वैदिक ज्ञान को चुनौती दी है, उसको भी लोगों ने स्वीकार किया है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में शास्त्रार्थ करते हुए भ्रमण किया है, उसको भी लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसे ही सूफियों की जो दरगाह हैं, उन पर भी परस्पर विरोधी बादशाह या लोग या आजकल के लोग वो जाके नतमस्तक होते हैं। तो इस तरह के यदि हम बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो उन्होंने तो खुलेआम अपने धर्म सहित दुनिया के जो तमाम धर्म है उन पर एक तरीके से प्रहार किया है, उसकी जो गलत बातें उनका विरोध किया है। तो ये परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। हम विपरीत विचारधारा के जो भी लोग हैं उनकी बातों को सहनशीलता के साथ सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं। कोई बात यदि अच्छी नहीं है तो उसका विरोध भी किया जाता है। तो ऐसे असंख्य उदाहरण आपको हमारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेंगे। और इन उदाहरणों के जो भी नायक हैं जिनकी भी मैंने बात की है, ऐसा नहीं है कि समाज ने उनको उस समय ऐसे ही स्वीकार कर लिया था। समाज में उन्होंने भी विरोध को झेला था उस समय भी, जब दयानंद सरस्वती अपने धर्म के बारे में या दूसरे तमाम धर्मों के बारे में उनकी गलत बातों का विरोध कर रहे थे, तब भी जो धर्मानुयायी थे वो उनकी बातों का विरोध करते थे। उनका मतलब उन्होंने भी इस तरह की विरोध प्रदर्शनों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बातों को कहते रहे और ये भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है। लेकिन यह जो विरोध उस समय था, ये इनटॉलरेंस के लेवल तक नहीं पहुंचा था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई लोग एकदम या समाज एकदम असहिष्णु हो गया हो, इस स्तर तक वो नहीं पहुंचा था। जहाँ तक अपने से भिन्न जो दूसरी आवाज थी उसको मिटा दिया गया हो, ऐसा भी नहीं था। उस समय भी दूसरे जो विचार थे, अपने से भिन्न विचार, उनको उसी तरीके से सम्मान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। भारत को इसीलिए ये गंगा जमुनी तहजीब से नवाजा जाता है कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहने की परंपरा यहाँ पर रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक पक्ष आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें यह है कि एक पक्ष द्वारा जो अपने से भिन्न विचार है उसको बिना विचार सुने, उसको बगैर समझे, उसको न केवल खारिज कर दिया जाता है बल्कि उनकी उपस्थिति को सहन करने से भी मतलब
इनकार कर देने की जो प्रवृत्ति समाज में इस समय बढ़ रही है, उसी का परिणाम है कि लोग दूसरे के विचार को खारिज करने के लिए बगैर सोचे समझे अपनी आवाज को ऊंची करते हैं। जब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो उसमें फिर वो गालियों का या अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें पता है क्योंकि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी उन्हें उनके दल में या उनके संगठन में या जिस भी धार्मिक या सांस्कृतिक संगठन या राजनीतिक संगठन से वो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनका ओहदा और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के लोगों की जो ताकत है वो और बढ़ती है, और वो और बढ़ चढ़ करके इस तरह के दूसरे संगठन या दूसरे विचार या दूसरे अपने से अलग मत रखने वाले लोगों के प्रति इस तरह की भाषाओं का उपयोग करते हैं। जहाँ तक बात आजकल हम देखें तो वो केवल भिन्न विचार की बात नहीं है। आजकल चाहे आप राजनीतिक दल के रूप में आपकी विचारधारा अलग हो या धार्मिक रूप से आपकी विचारधारा अलग हो, बल्कि आजकल खान पान का जो स्तर है, उसका रहन सहन, व्यवहार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, इस पर भी लोग कटाक्ष करने लगे। जबकि भारत की जो परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें अलग अलग विचार रखने वाले, अलग खान पान वाले, अलग तरह का व्यवहार रखने वाले लोग सब मिलजुल कर रहने की एक गौरवमयी परंपरा भारत में रही है। लेकिन उस परंपरा को समाज के कुछ लोग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, आम लोग जो देश में आज भी शांति पसंद है, सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, वो रहना भी चाहते हैं मिलजुल कर, लेकिन कुछ अपने निहित स्वार्थों के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ सांस्कृतिक संगठन, विभिन्न संप्रदायों के, वो अपनी राजनीतिक रोटी या अपने निहित स्वार्थ के लिए इस तरह के जो तत्व हैं समाज में, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। प्रशांत जी। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरह से समाज में जो कल्चर विकसित की जा रही है, वह वास्तव में बड़ी चिंतनीय है। प्रश्न भी लगातार उठते हैं क्योंकि समाज को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छा, हम बात करें राजनीतिक विरोध की, अगर बात करें, अगर पूर्व वर्षों की बात करें, भारत के इतिहास की बात करें आज़ादी के बाद से, तो तमाम ऐसे घटनाएं हैं जहां आपस के विरोधी पक्ष एक दूसरे को उन्होंने तमाम तरह के सम्मान भी दिए। और उसके बारे में जैसे कि एक सन 71 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसके पश्चात इंदिरा गांधी जी ने, जो उनके घोर विरोधी थे जयप्रकाश जी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने भेजा था। जैसे आज के वर्तमान में चर्चा की, डेलीगेशन जा रहा है विदेशों में भारत का पक्ष रखने में, उसमें कई विपक्षी सांसद भी हैं। और ऐसे अटल जी को भी बाहर नरसिम्हा राव जी ने भेजा था संयुक्त राष्ट्र में कि भारत का पक्ष रखने के लिए, तमाम घोर विरोध होने के बावजूद भी। तो जो एक दूसरे पर सम्मान था, सम्मान की भावना थी, वह राजनीति में इतना निचले पायदान पर क्यों चली गई है, जो बड़ी चिंताजनक एक विषय बन चुका है देश की राजनीति के दृष्टिकोण से भी, समाज के दृष्टिकोण से भी। जैसे आपने भी बड़े विस्तार से कहा, लेकिन मतलब ऐसे कौन से स्वार्थ पैदा हो गए हैं राजनीति के अंदर कि आप अपने विपक्ष को, अपने से असहमत विचार को, या अपने से जो विपरीत विचार है उसको आप किसी भी तरह से सम्मान देने की स्थिति में स्वयं को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मानसिकता क्या कहलाती है? शान जी, मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो इनटॉलरेंस है दूसरे मत के प्रति, अपने से भिन्न मत के प्रति, वो आजकल बढ़ रही है, और उसमें प्रेरक का काम कर रहा है मीडिया और कुछ चुने हुए नेता। आप देख सकते हैं विभिन्न दलों में कुछ नेता हैं, उनमें से कुछ प्रवक्ता भी हैं जो जिनकी भाषाओं की कोई मर्यादा नहीं है, उनकी भाषा की, उनका कोई स्तर नहीं है, और उनको जो शीर्ष नेतृत्व है कोई पनिश नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीवी डिबेट हैं, जो प्राइम टाइम के समय पर लोग आते हैं, वहाँ पर उनकी जो भाषा का स्तर है वो किस तरह का है। कई बार वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन जाती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के इस तरह का जो प्राइम टाइम है या इस तरह की न्यूज है आप देख नहीं सकते। तो एक्चुअल में क्या है कि व्यक्ति के अंदर उसके पास सहमति का विवेक होना जरूरी है, और असहमति का साहस जरूरी है।
तो विवेक तो हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन उस विवेक का उपयोग कुछ लोग गलत कामों के लिए करते हैं, कुछ लोग सही कामों के लिए करते हैं। तो आजकल क्या है कि अनुगत हो गए सभी, उसको देसी भाषा में हम भक्त कहते हैं। मैं उस शब्द का उपयोग यहाँ पे नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कहता हूँ अनुगत। और जो अनुगत होते हैं वो तर्कातीत होते हैं, उनका तर्क से कोई संबंध नहीं होता है, और जहाँ तर्क हो वहाँ अनुगमन हो ही नहीं सकता। तो यदि तर्क से बात करेंगे तो आप अनुगत नहीं हो सकते, आप भक्त नहीं हो सकते। तो जरूरी है कि हम जो भी विचार है दूसरे का, उसको सुनने की शक्ति यदि आपने अपने अंदर विकसित कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपार ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये मान के बैठे हैं कि मैं ही परम ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो फिर आप दूसरे के विचार को खारिज ही करेंगे, उसको सुनने की आपके अंदर सहनशीलता ही नहीं है। तो आजकल प्रशांत जी, अज्ञानता में भी परमानंद है, और जहाँ अज्ञानता में परमानंद हो तो वहाँ तो मूर्खतापूर्ण ही बातें होंगी। तो इसलिए अज्ञानता के भी बड़े सुकून हैं। आपको पता ही नहीं है कि समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है। हम अपने आप को ही विश्व गुरु मानते रहे, तो ये कोई अज्ञानी ही ऐसा काम कर सकता है। हम देखें समाज में, दूसरे समाजों में क्या घटित हो रहा है, वो कहाँ आगे जा रहे हैं। हम एक इतनी गौरवमयी परंपरा थी, उसको हम क्यों खोते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हमारा जो लीडरशिप है, जो भी हमारी सरकारें रही हैं, उन सबको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कहाँ क्यों पीछे रह गए, और जबकि दूसरे देश जो हमसे कभी पीछे थे वो आज आगे निकल गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जी। जैसा कि आपने कहा कि जो तमाम तरह की जो पतन हो रहा है राजनीतिक स्तर पर, वह दिखाई भी देता, परिलक्षित भी हो रहा है। विभिन्न तरह से विभिन्न नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं कि उससे देश का माहौल लगातार बनता है। अच्छा, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, लगातार छात्रों के बीच रहते हैं, युवा पीढ़ी के बीच में रहते हैं आप, तो युवाओं को आपने जो उनकी जो मानसिकता है, जिसपे उसका असर दिखाई देता है राजनीतिक माहौल का, जिस तरह से नफरत की भाषा नेताओं के द्वारा बोली जा रही है। चाहे पार्लियामेंट में हमने देखा था किस तरह से सत्ता पक्ष के एक एमपी के द्वारा विपक्षी सांसद को मतलब इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, जो कि शायद पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं था। तो उसका जो असर है युवा पीढ़ी पर, हमारी जो देश का आने वाले समय का भविष्य है, उनकी मानसिकता पर कितना इसका व्यापक असर पड़ रहा है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लखफाजी को, बड़बोलेपन को अमृतवाणी मान लिया गया एक तरह से, और लगातार उसके पक्ष में तमाम तरह के तर्क भी प्रस्तुत किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो युवा पीढ़ी, जो हमारा युवा समाज है, वह किधर जाता है और कितना उस पर मानसिकता पर कितना असर इसका दिखाई देता है? प्रशांत जी, जो युवा है उसके ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव है आजकल वो मीडिया का है, खासकर सोशल मीडिया का, और इसके लिए जो बाजार की शक्तियां हैं वो भी जिम्मेदार है। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि पार्लियामेंट में जो जिस भाषा का उपयोग किया गया, उस सब के लिए तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी तरफ से कोई उनको पनिश नहीं किया जाता। इसकी वजह से उनकी हिम्मत और बढ़ती है, और इस तरह के जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है कि वो जानबूझ के दिलवाए भी जाते हैं, जिससे कि आम समाज में उस तरह का कुछ एक, ये लोग ये समझते हैं कि इससे समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और उनको टीआरपी मिलती है। मीडिया भी अपनी टीआरपी बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा को दिन रात दिखाता है, जबकि सभ्य समाज में होना ही चाहिए कि यदि किसी इस तरह के व्यक्ति ने इस तरह की कोई अभद्र भाषा का या गाली का या इस तरह का उपयोग किया है तो उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। मीडिया उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे, क्योंकि मीडिया उसको तवज्जो देता है इसलिए वो दूसरा भी उससे प्रेरित होकर के वो भी इसी तरह की
लाइमलाइट में आने के लिए अपना भाषा का उपयोग करता है। तो आज बाजार की ताकत ये है कि हर व्यक्ति अपना माल बेचने का प्रयास कर रहा है, जिसके पास जो भी कुछ है, जिसके पास अपना कंटेंट कुछ बहुत गंभीर प्रकार का नहीं है, तो वो इसी तरह की अपनी आवाज़ ऊंची करके, अभद्र भाषा का उपयोग करके, गाली का उपयोग करके अपनी टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने माल को बेचने का प्रयास करता है। तो आप देखिए, जो नेता है जिसके पास अच्छी वक्तृत्व क्षमता है, वो अपनी वक्तृत्व क्षमता को ही भुनाता है लोगों के बीच में। आप देखते होंगे राजनीतिक दल भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो भी हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं या बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको लेकर आते हैं, या किसी सुंदर अभिनेत्री को लेकर आते हैं, तो वो अपनी उस वैल्यू को बेच रहे हैं। उसमें कहीं भी ये नहीं देखा जाता है कि अपना माल बेचने के लिए कि हम कितने नीचे स्तर तक नैतिक रूप से गिर रहे हैं। तो ये जो नैतिक मूल्यों की गिरावट है समाज में हर तरफ दिखाई दे रही है, उसके पीछे बाजार एक बड़ी शक्ति है, और उसका जो मदद कर रहा है वो मीडिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मीडिया और नेता हैं, राजनेता, वो क्रिया को दरकिनार करते हैं और प्रतिक्रिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसके अपने लोगों ने क्या कहा है उस पर नहीं है, समाज की प्रतिक्रिया क्या है, कैसे उसको लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मीडिया है, जो टीवी मीडिया और सोशल मीडिया, इस पर कोई नियमन सरकार की तरफ से या कोई नियामक एजेंसी की तरफ से नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, जो एक समाज के अंदर सहनशीलता जो कम होती जा रही है, उसका एक जो बड़ा कारण है, जो भी हमारे ये शैक्षिक संस्थान है, यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है उसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। आजकल इन संस्थाओं में सरकारों की दखलंदाजी बहुत अधिक बढ़ गई है। युवा क्लास में कम क्लास अटेंड करने के लिए कम आता है, वो मस्ती के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज में आता है। क्लास में जो परसेंटेज है विद्यार्थियों की, वो लगातार कम होती जा रही है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि अध्यापक कहते हैं कि क्लास में विद्यार्थी नहीं आ रहे, विद्यार्थी कहते हैं कि अध्यापक नहीं आ रहे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस का फेलियर है। तो रोज कुछ ना कुछ इस तरह के आयोजन हो रहे होते हैं कि वहाँ पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, वहाँ पर उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। यदि दर्ज नहीं कराते हैं तो उनकी वहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण संस्थानों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप आजकल है, वो पहले भी रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और शिक्षण संस्थानों की विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है वो एक तरीके से गिरवी रख दी गई है। अब इन युवाओं को एक अच्छा शिक्षक मिले, वो ये मतलब आप देखिए कि बड़ी विडंबना है ऐसे एक देश की कि जिस देश में अकूत भ्रष्टाचार है, गरीबी है और बेरोजगारी है, वहाँ पर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ये सब समस्याएं नहीं है। राजनीतिक विमर्श का जो केंद्र बिंदु है वो है धार्मिक उन्माद, कि हमें किस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है, उस पर जोर नहीं है राजनीतिज्ञों का। राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ये चीजें है ही नहीं। तो युवा भी जो वोट करने जाता है वो इन मसलों पर केंद्रित होकर के वोट नहीं करता है। उसको ये देखा जाता है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके संगठन क्या है, जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर वो बिल्कुल एक तरह से जैसे अनुगमन करना है उसे, एकदम बगैर किसी विचार के। दूसरे के विचार चाहे कितना ही भी अच्छा हो, उसको सुनना ही नहीं है, उसे एकदम खारिज करना है, क्योंकि वो दूसरे संगठन से या दूसरे उससे आया है। तो ये जो प्रवृत्ति समाज में बन रही है,
ये बहुत ही खतरनाक है और समाज के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बाधक भी है। इसलिए यहाँ पर समाज की और राजनीतिक दलों की और जो भी गंभीर प्रकृति के राजनीतिक हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजनीति में शुचिता लाने के लिए जो देश की, राष्ट्र की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर केंद्रित करें अपने विमर्श को, न कि इस तरह के जो बेबुनियाद सवाल हैं जिससे सांप्रदायिक उन्माद या धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद इसको बढ़ावा मिलता है। तो युवा को भी ये सोचना पड़ेगा। युवा बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। आज मैं कई बार अक्सर ये कहता हूँ कि जो वर्तमान में हमारे देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। उन युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको उत्पादक रोजगार में नए अवसर प्रदान करके हम देश को प्रगति की राह पे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जब वही युवा धार्मिक उन्माद के पीछे पागल है, उसे अपने जो वास्तविक मुद्दे हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है और उसको एक तरह से लाभार्थी बनाने का प्रयास सरकारों के द्वारा हो रहा है, तो उसे सही माने में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास नहीं है, बल्कि उसको लाभार्थी बनाया जाता है छोटी छोटी चीजें दे करके, और उसी से फिर राजनीति में उसको नेता लोग उसको भुनाने का प्रयास करते हैं। जी, आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। एक तो जो युवा वर्ग को लाभार्थी बनाने का जो प्रयास है राजनीतिक दलों के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा या दूसरे कोई भी दलों, और साथ ही शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता पे जो आपने कहा कि जिस तरह से राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है बड़े स्तर पर, और राजनीति की वहाँ पे गतिविधि तो हमेशा रही है विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, लेकिन जिस तरह से उन्हें मतलब एक विचार के अंदर बांधा जा रहा है या केंद्रित किया जा रहा है, तो उसका जो स्वायत्तता पूरी शिक्षण संस्थाओं की, उसके क्या खतरे हैं और आने वाले समय में कितना बड़ा संकट इस चीज को लेकर खड़ा हो सकता है पूरे शिक्षण विद्यालयों के अंदर, पूरी मतलब शैक्षिक जगत के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, शब्दों का अपना एक तापमान होता है। वो शब्द तसल्ली भी देते हैं और वो जला भी देते हैं। तो सबसे पहली जरूरत देश में या अर्थव्यवस्था में है कि जो बढ़ती हुई असहिष्णुता है समाज में, उसको कम किया जाए। इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो मीडिया की भी है, राजनीतिज्ञों की भी है और समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। तो पूरे समाज को यहाँ पर एकजुट होकर अपनी सम्मिलित ऊर्जा का उपयोग करके कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होकर के यदि इसमें प्रयास नहीं करेंगे तो देश जिन समस्याओं का आज सामना कर रहा है वो और गहरी होती जाएंगी। मुख्य रूप से जो समस्याएं जिनका देश सामना कर रहा है उसमें सांप्रदायिक नफरत बहुत बड़ी समस्या है, और जो भविष्य में यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हमारे लिए और आर्थिक विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती है। दूसरी एक जो समस्या है वो पर्यावरण का जो व्यापक विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस पर भी सरोकार मतलब सामाजिक और राजनीतिक लोगों का होना चाहिए। ऐसे ही संस्थाओं की स्वायत्तता का जो विनाश हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी देश में यदि व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए उसको सुधारा जा सकता है यदि संस्थाएं हमारी सुदृढ़ हैं, लेकिन यदि संस्थाएं खुद भ्रष्ट हो जाए तो फिर उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो संस्थाओं की जो स्वायत्तता संविधान में दी गई है, उन स्वायत्तता को किस तरीके से धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। हमें यदि संस्थाओं पर जनता का, आम आदमी का विश्वास हट गया तो फिर समाज में संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा और स्थितियां और बुरी हो सकती हैं। तो इसलिए इन समस्याओं को हमें राजनीतिक विमर्श के केंद्र में
लेके आना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और युवाओं की भागीदारी उसमें कैसे सुनिश्चित की जाए, उनको ट्रेन किया जाए, इसके लिए शिक्षण संस्थानों की भी बहुत महती भूमिका है। तो इस तरह के कोर्सेस हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाए और उनको सही माने में उनसे प्रशिक्षण देकर के उनको एक स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड मैन पावर हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा है, युवा आबादी है, उसको सृजनात्मक कार्यों में लगा करके उसको रोजगार के अवसर, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट के जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें क्रिएट करके हम उसे राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। जब उसको वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो वो नेताओं की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, उनका पिछलग्गू नहीं बनेगा। अब चूंकि वो बेरोजगार है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नेता लोग उसको लंच बॉक्स फ्री में देते हैं, उसको 500-700 रुपए का लालच देते हैं रैली में जाने के लिए, तो वो भी अपना घर पे खाली पड़े से अच्छा है कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है और वहाँ पर जाकर के वो जो भी भीड़ में अपनी आवाज़ ऊंची करके नारे लगाने के लिए अनाप शनाप भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये बिखराव का या अधिनायकवादी हो जाने का जो खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है, इसके लिए हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, राजनीतिक वर्ग है, आम लोग हैं, इसके अलावा पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन सब की महती भूमिका है। इन सब को सामूहिक रूप से अपने प्रयास करके इस असहिष्णुता का विरोध करना होगा। इसके लिए हमें हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि एक ग्रुप के द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है तो हमारा एक्शन कुछ होगा और दूसरे ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है तो हमारा एक्शन कुछ और होगा। सबके लिए एक समान व्यवहार हमारे समाज के राजनीतिक और सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग को करना होगा, तभी हम इस देश को इस अधिनायकवादी जो खतरा है या सांप्रदायिक होने का जो खतरा है उससे हम बचा सकते हैं। मेन बात है कि विश्वसनीयता का जो संकट है वो बहुत गहराता जा रहा है, तो हमें लोगों में विश्वास जगाना होगा, युवाओं में भी विश्वास जगाना होगा कि आपका भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब आप कुछ सृजनात्मक कार्यों में बढ़ करके अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उसके लिए जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक लोग जो है उन्हें अपनी परिपक्वता का परिचय देने की जरूरत है। जैसे जो भी परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक जो राजनीति है उससे ऊपर उठ करके हमें एक मंच पे आके इस तरह की जो असहिष्णु व्यवहार है उसका विरोध सामूहिक रूप से करने की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई विवाह स्वप्न है या हम कोई बहुत काल्पनिक दुनिया की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सहज प्रक्रिया है जिसमें हम ये कहते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा ही राजनीति का निर्माण होता है। तो उसमें ये सब चीज़ें संभव हैं। पहले हम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष रूप से देश को चलाते रहे हैं। आजकल जो ये बहुलता के मत के साथ जो देश को चलाने का जो एक प्रयास हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें कहीं आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए इसमें आम नागरिकों को भी चाहिए कि वो समाज में असहिष्णुता के आधार पर जो राजनीति करने वाले हैं उनको हम नकार दें और सब मिलजुल करके देश के हित में और कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम जो सांप्रदायिक नफरत है उसको कम करके एक साथ मिलजुल के साथ रह सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण के विनाश को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने देश में जो संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता को संरक्षित रख सकते हैं। इस पर हमें सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सामूहिक रूप से नागरिक समाज को उसकी भी आवश्यकता है कि काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से द्वेष की बात या नफरत की बात लगातार मुख्य विमर्श में लाई जा रही है, जो कि बड़ी हानिकारक है समाज के लिए। और कार्यक्रम के अंत में इसी प्रश्न को लेकर आते हैं कि जो एक तो लफाजी जिस तरह का मतलब एक महिमा मंडित लफाजी जो किया जाता है, उसे अमृतवाणी मान लिया गया है, एक तरह से कहा जाता है। मतलब हर कोई देखते हैं कि इस तरह की बेबुनियाद बातों को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है अपने विमर्श के अंदर। और जैसे आपने टीवी मीडिया की बात कही, उसका जो रोल है वर्तमान में, जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रहा है, उसने तो वास्तव में समाज के लिए चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि लगातार झूठ परोसना। और कई बार तो देखते हैं हम, चैनल जो मुख्य चैनल है वो माफ़ी, अभी 2-3 दिन पहले भी घटना हुआ, उन्होंने माफ़ी भी माँगी, एक गलती न्यूज़ चलाने के लिए। तो तमाम तरह की मीडिया जिस तरह का अपना रोल निभा रहा है, जबकि अगर पूर्व की बात ही करें कि सरकार चैनल या समाचार जगत को माना जाता था कि वह आम आदमी तक सार्थक सूचना, सार्थक समाचार देने का एक माध्यम है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस परिपाटी को पीछे छोड़ने पे पूरा टीवी मीडिया लग गया है, और वह तमाम तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश अपने स्तर से लगातार कर रहा है। तो नागरिक समाज का, जैसा आपने कहा, दायित्व तो बड़ा हो जाता है, और पूरा जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनका रोल इसमें बड़ी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आने वाले समय की, जो चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं कि समाज में जो नफ़रत घोली जा रही है, उसको नागरिक समाज किस स्तर तक खड़ा हो सकने की स्थिति में दिखाई देता है आपको? और क्या वह इसे रोक सकता है? शिक्षा में क्या इतना वो? इसमें प्रशांत जी, जो समझने की आवश्यकता है, सबसे अधिक जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे कि ये जो असहिष्णुता है, ये केवल समाज के ताने-बाने को ही छिन्न-भिन्न नहीं करती है, बल्कि इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसके विकास और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है देश की, उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको जितनी जल्दी हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे राजनेता जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही देश के हित में अच्छा होगा। तो हमें आज यदि हम बात करें वैश्वीकरण के युग में, हम आज ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार व्यवस्था में किसी भी देश की छवि का एक बहुत महत्व है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली हमारे राष्ट्र की एक छवि एक असहिष्णु समाज के रूप में होती है, तो इससे हमारा जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है वो भी प्रभावित होता है। तो यह छवि अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक डर पैदा करते हैं। वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि ये लग रहा है कि यहाँ पर अनरेस्टलेसनेस है, यहाँ पर कभी भी युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आकर के क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो यदि आपको अपने देश के आर्थिक प्रगति को केंद्र में रख कर के योजनाएं बनानी है, अपने देश की प्रगति आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, तो हमें समाज में सहिष्णुता को ही केंद्र में रख कर के योजनाएं बनानी होंगी। उसके लिए राजनीतिक विमर्श में केंद्र में रखना होगा कि किस तरीके से समाज सहिष्णु बने। असहिष्णुता हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं जो वित्त प्रदान करती हैं या जो आपके यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी देश में यदि आर्थिक प्रगति करनी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ही नहीं होगा। हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो तो इतने पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो फाइनेंशियल स्केर्स फाइनेंस रिसोर्स स्कार्सिटी हम जूझ रहे होते हैं। तो फाइनेंस के लिए हमें ज़रूरी है कि हम डिपेंड करते हैं एफडीआई के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे जब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जब यहाँ पर शांति स्थापित होगी, सभी समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर रह रहे होंगे। तो
तभी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही हम बढ़ी हुई जो युवा आबादी है उसको रोजगार दे सकते हैं। और यदि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से अपना सामान बांध के वापस जाना शुरू हो गए तो ये बेरोजगारी की समस्या और तीव्र होगी, जो समाज के लिए बहुत गंभीर परिणाम जिसके हो सकते हैं। तो सरकारों को, समाज को, बुद्धिजीवियों को, अर्थशास्त्रियों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि जो हमारे समाज में जो असहिष्णुता है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए और सभी लोग मिलजुल करके देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके यहाँ पर लोगों को, युवा आबादी को हम रोजगार उपलब्ध करा पाए। यही सरकार की उपलब्धि सही मायने में होगी। और यदि हम अपने युवाओं को, यूथ को रोजगार दे करके उसे सकारात्मक योगदान के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और समाज के लिए भी एक अभिशाप होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर युवा पीढ़ी को हम सही तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पाए उसका, या उसे सही राह नहीं दिखा पाए, और वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। और तमाम तरह की चुनौतियां देश के सामने वर्तमान में हैं, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो। जैसे आपने बताया, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो देश में इसमें ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन एक अलग तरह का ट्रेंड इसमें हमें दिखाई देता है, सोशल मीडिया हो चाहे समाज के अंदर हो, तो तमाम तरह के अंतर्विरोध भी सामने आते हैं और इस तरह की द्वेष की भावना, नफरत की भावना का प्रसार हो रहा है, चाहे मीडिया हो, जैसा आपने कहा। निश्चित रूप से बड़े ऐसे विषय हैं जिसने समाज को चिंता में कहीं ना कहीं डाल दिया है, और नागरिक समाज की बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे में कि वे आगे आए और तमाम तरह के अंतर्विरोध होने के बावजूद भी आपस में सौहार्द वातावरण को पोषित करे हुए उसमें जिम्मेदारी निभाए, उसे पोषित करने, उसे आगे बढ़ाने। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। आपने जिस तरह आज पूरे विषय को परिभाषित किया है, बड़ा उसका सार्थक विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा बहुत ही पसंद आएगी, और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत